हम लोग अपने इलेक्ट्रिक करंट के थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम अपने एनसीईआरटी के बुक से उस क्वेश्चन को लेकर बनाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन सारे भेज दिए गए हैं या अगर आपके पास बुक है तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं। मैं आपको नंबर बताता चला जाऊँगा और आप उसको साथ ही साथ रख के ही आप उसको बना पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3.1, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके सिंबल के साथ उसके यूनिट के साथ उसको लिख करके हमारे फॉर्मूला का भी नॉलेज होना चाहिए, तब हम जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो 3.1 में पहला क्वेश्चन आ रहा है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, यानी उस कार के बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट। ओके, और क्या दिया हुआ है, if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, internal resistance है small r 0.4 ohm उस कार के internal resistance, what is the maximum current that can be drawn from the battery, आपको वैल्यू चाहिए I maximum की, maximum current कितना होगा। तो हमने आपको बताया कि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको सिंबल के साथ यूनिट के साथ लिखने आना चाहिए और आपको फॉर्मूला का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो हमारे पास I का एक फॉर्मूला होता है, I is equals to epsilon by R plus R, सॉरी EMF by R plus R, जहाँ पर कैपिटल R विद एक्सटर्नल रजिस्टर एंड स्मॉल r विद इंटरनल रजिस्टर। अगर आपको ये मैक्सिमम करंट चाहिए फॉर मैक्सिमम करंट, तो इसमें हम क्या जानते हैं कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता है। तो अगर हम वहां पे अगर इस R को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम करंट होगा और इसकी वैल्यू EMF बाय स्मॉल r, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, EMF की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 0.4, अगर आपने यहाँ 0 पुट किया दैट इज 30 एम्पियर। तो इस केस में जो उसकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी वो होगी 30 एम्पियर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू को रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 0। तो आप कंडीशन याद रखेंगे कि मैक्सिमम करंट के लिए आपको जो एक्सटर्नल करंट की वैल्यू होगी वो होगी 0 और हमारा बुक का आंसर भी 30 एम्पियर ही है। हाँ ओके, अब हम लोग 3.2 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग पार्ट आपका होगा। तो उसमें हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor। A battery of EMF 10 वोल्ट, यानी बैटरी की EMF दी हुई है 10 वोल्ट, ओके, एंड इंटरनल रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है 3 ohm, इंटरनल रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, वो एक रजिस्टर से कनेक्टेड है, उस रजिस्टर का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, उस सर्किट में जो करंट है वो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, 0.5। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो आप इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताइए। व्हाट इज द व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, आपको ये टर्मिनल वोल्टेज यानी V की वैल्यू को यहां पे निकालना है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके सिंबल के साथ उसे लिखने के बाद थर्ड कंडीशन आता है फॉर्मूला और नंबर 4 पे आएगी सॉल्विंग। तो यहाँ पर आप कंडीशन देख रहे हैं, उस बैटरी की EMF दी हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो आप एक्सटर्नल रजिस्टर को बड़े आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर, हमारा फॉर्मूला होता है I = EMF बाय R प्लस R, EMF की वैल्यू 10 वोल्ट, आप वोल्ट को हटा दीजिए यहाँ से, उसके बाद एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू ये हमें मालूम नहीं है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 और यहाँ पर I की वैल्यू, ये अगर आप I की वैल्यू पुट करेंगे तो I की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 0.5। इसी को सॉल्व करके हमें एक्सटर्नल रजिस्टर के वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए फिर से, 10 बाय R प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसको आप 5 बाय 10 बोल सकते हैं, इसको आप कट करके यहाँ पे 2 किए, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू R प्लस 3, देयरफॉर R इक्वल्स टू 20 माइनस 3 17 ओम। तो ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 17 ओम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है 3.2। और आपको क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल V की वैल्यू। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम था जिसमें आपको EMF और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन बताया गया था। एक बताया गया था आपको रिलेशन कि V = EMF माइनस I × R, ये फॉर्मूला का आपको प्रूविंग बताया गया था, सॉल्विंग बताया गया था, आप उसको याद भी करेंगे।
तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये टर्मिनल पोटेंशियल निकालना। तो यहाँ पर एक केस आपको बताया था कि जब करंट फ्लो नहीं होती है उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस सेल की ईएमएफ के इक्वल होती है। लेकिन हमारे बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ सब बोलता है करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें आपको आई का वैल्यू हमें मालूम है 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है 3 ओम, ईएमएफ की वैल्यू मालूम है 10 वोल्ट। तो हम बड़े आराम से हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ये बस फॉर्मूला यूज करना है सिंस V is equals to EMF minus I into R। तो EMF की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, I की वैल्यू 0.5 जैसे 0.5 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3। तो ये यहाँ से कट के नीचे आया 10, ये कट गया 2 बार में, तो 10 minus 3/2 दैट इज 20 माइनस, ओके यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 2 17/2 और जो भी आप इसका सॉल्विंग होगा इसको जो आंसर दिए हुए हैं 8.5, यस इसका आंसर हो जाएगा 8.5 वोल्ट। ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये सॉल्विंग जो कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना। तो ये हमारा 3.2। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन आपको भेज दिए गए हैं पीडीएफ में, और उसके बाद अगर आप वहाँ से नहीं ले पाए हैं तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3.2। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप जरा इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दिस इज 3. क्वेश्चन क्या है जरा देखिए 3.3 का ए। 3.3 ए, 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कॉम्बाइंड इन सीरीज। ये 3 रजिस्टर है यहाँ पर, ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये सीरीज में बोला गया है, इसको अरेंज किया जा रहा है। इसकी वैल्यू 1 ओम 2 ओम 3 ओम एक सीरीज में इसको कॉम्बाइन किया गया है। What is the total resistance of the combination? इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया कि बिना फॉर्मूला के नॉलेज के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और यदि आपको फॉर्मूला का और उसके ऊपर के थ्योरी का अच्छा नॉलेज है तो बड़े आराम से आप सोच सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये मान लीजिए टर्मिनल ए और ये है बी। तो हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला पढ़ रखा है। रेजिस्टेंस इन सीरीज या आप आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। इसमें सभी रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 ओम दैट इज 6 ओम। यानी इस पूरे की जगह पर अगर आप एक रजिस्टर लगाते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी 6 ओम। हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज में ये फॉर्मूला पढ़ रखा था। तो हमारा 3 का ए जो है वो कंप्लीट हो गया। 3 का बी क्या बोला है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। यदि इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं 12 वोल्ट का ये दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट एक बैटरी से, यहाँ से हमारा करंट जाएगा 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं के बराबर, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। आपको निकालना है कि इस प्रत्येक रजिस्टर में कितना हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये हमें निकालना है। तो आपको जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला मालूम है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो इसलिए आपको यहाँ पर हर जगह पर जैसे इस केस में, इस केस में, इस केस में आपको रजिस्टर की वैल्यू को निकालना है। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज में आपको एक बात याद होना चाहिए कि पूरे सीरीज में हर रजिस्टर में कॉमन क्या होता था। तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम होती थी और पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं होती थी। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो हमारा पोटेंशियल है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले I के वैल्यू को निकालना होगा। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I का फॉर्मूला आ जाएगा V/R। तो V तो हमें मालूम है 12 वोल्ट, लेकिन इस R की जगह हम कौन सा रेजिस्टेंस का यूज करेंगे 1, 2 या 3। तो इसका आंसर है ना कि 1, ना तो 2, ना तो 3, बल्कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को यूज करना है। जैसे हमने इसकी जगह एक रजिस्टर लगाया और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 ओम, और ये हमारा एक सेल लगा हुआ है। आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं 12 वोल्ट का। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू V/R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू क्या है 12 एंड दिस इज 6 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर।
तो यहाँ पर अगर ये 2 एम्पियर है तो हमें मालूम है कि इस केस में रेजिस्टेंस केस में सभी से हमारा 2 एम्पियर करंट ही, यानी पहले रजिस्टर से, दूसरे से और तीसरे से सभी रजिस्टर से जो करंट फ्लो होगा वो 2 एम्पियर ही होगा। तो अगर हमें सभी रजिस्टर में करंट मिल गया है, सभी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई है, तो अगर हमें V1 निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V का फॉर्मूला होता है I into R। तो I तो फिक्स है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, I की वैल्यू 2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1, दैट इज 2 वोल्ट। यानी पहले के अक्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर आप उस तरफ V2 और उस तरफ V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, IR2, IR3। अब I की वैल्यू को और इसके वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग का काम आपका ही होना चाहिए और बड़े आराम से आप तीनों रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आप उसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जरा इसको देख लीजिए और आप खुद से समझ करके ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि बस देखा और छाप लिया, ऐसा नहीं करेंगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3.3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4। ये आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 3.4। इसका भी ए है, 3.4 का ए और भी दो क्वेश्चन है। 3 रजिस्टर 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम आर कॉम्बाइंड इन पैरेलल। तो हम लोग पहले से ग्राफ बनाते हैं पैरेलल का। जैसे ये हो गया 2 ओम और क्या क्या ओम दिया हुआ है 4 एंड 5। ये आप दूसरा पैरेलल लगा सकते हैं, दिस इज 4 और ये तीसरा हमारा हो गया 5। ये ऐसा के ज्वाइन किया पैरेलल इस तरह से। ये हो गया 2 ओम, 4 ओम, 5। क्या निकालने बोला यहाँ पर, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। What is the total resistance of the combination? इसका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? तो हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। इसका फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं, 1/R1 1/R2 डॉट 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 1/Rn होल टू द पावर -1। तो आप उसी तरह यूज करेंगे 1/2 1/4 1/5 होल टू द पावर -1। इसका सॉल्विंग पार्ट आप कर लीजिए, कितना होता है। ये हो गया यहाँ पर 20, दिस इज 20, एलसीएम लीजिए 10, 4 से किया 5 को दिया 20, 4 टू द पावर -1 अगर 19/20 टू द पावर -1 दैट इज 20/19 ओम। ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 20/19 ओम। तो इसका ए क्या हो गया सॉल्व। बी में क्या बोला इसका, if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt, इसको हम एक 20 वोल्ट के सेल से कनेक्ट करते हैं 20 वोल्ट और यहाँ से हमारा करंट जाएगा I। ओके 20 वोल्ट नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, द टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी। तो आपको हर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है, हर रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल के केस में तीनों ही रजिस्टर में हमारा जो वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होगा जो सेल का यहाँ पर वोल्टेज होगा। तो यहाँ भी अगर आप V की बात करेंगे तो 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। तो ये तो हम आप यहाँ लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए कि सभी रजिस्टर के अक्रॉस इन केस ऑफ पैरेलल जो हमारी टर्मिनल पोटेंशियल होती है वो सेल के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होती है। तो अगर आप फर्स्ट रजिस्टर की बात करें तो फर्स्ट रजिस्टर का आपको क्या क्या मालूम है, तो फर्स्ट रजिस्टर का हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है और हमें निकालना क्या है I। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जा रहा है I1, ये करंट I2, ये करंट है I3 और ये करंट इधर से जा रहा है I। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको I1, I2 और I3 के वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ओम्स लॉ में पढ़ रखा है V = I × R। P का फार्मूला क्या हो जाएगा V/R। तो पहले सेल का V कितना है, आंसर है 20 और उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 10 और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पीयर। उसी तरह से हम I2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ये तो सेम है 2 और ये हो जा रहा है 4, ये हो जा रहा है 5 एम्पीयर और आप उसी तरह से I3 यानी कि तीसरे रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पे क्या यूज करना है V/जो आपकी करंट की वैल्यू 5 ओम सॉल्व करेंगे और आप उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को
फाइंड कर सकते हैं। ये उसका हो गया 3.4 का क्वेश्चन नंबर बी। शर्त आपको बताया कि आपका फॉर्मूला बहुत अच्छा होना चाहिए, फॉर्मूला का कमांड, और दूसरा सॉल्विंग, मैथमेटिकल सॉल्विंग तो आपका पार्ट है, इसको आप पूरे सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसको, और जैसे ही हम थोड़ा साइड हो जाते हैं आप लोग स्क्रीन को रुक करके स्क्रीनशॉट ले करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पूरी तरह से। तो अभी तक हम 3.4 तक शायद बना चुके हैं, हाँ 3.4 तक बना चुके हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3.5। ये क्या बोलता है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस the resistance of a heating element is 100 ohm, यानी कि आप उसको इनिशियल रेजिस्टेंस मान सकते हैं 100 ohm। रूम टेम्परेचर के रेजिस्टेंस को आप इनिशियल मान लेंगे 100 ohm। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117? फिर से, what is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? मानिए कि RT पर, ये RT पर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, 117 ओम। यानी कि ये टेम्परेचर बढ़ा, पहले 77 डिग्री था, अभी बढ़ के कुछ और हो गया होगा। बोलता है कि उस टेम्परेचर को हमें बताइए, अब कितना टेम्परेचर हो गया है। यदि उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 117 ओम, तो हमें उस टेम्परेचर का नाम मान लिया, मान लीजिए कि वो हो गया, आप इसको RT मान सकते हैं, सिर्फ RT मान सकते हैं, तो 117 ओम। हमें टेम्परेचर नहीं मालूम, ये T नहीं मालूम। और क्या बोला है, given that temperature coefficient of the material that is alpha is, आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा क्या दिया हुआ है 1.70 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है, इसको जरा समझिए और जरा दिमाग से सोचिए, क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपके पास है क्या। तो फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा, याद दिलाया जाएगा, लेकिन अगर आपको खुद से याद आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, जिस पर रेजिस्टेंस थी किसी हीटिंग मटेरियल की 100 ओम। फिर वो टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ करके 27 से ज़्यादा हो गया, और उस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 117 ओम हो गया। तो बताइए फाइनल रेजिस्टेंस क्या है। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला पहले आपको चर्चा कर देते हैं। इसका फॉर्मूला था RT, दैट इज रेजिस्टेंस एट T, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो उसकी फॉर्मूला हम पढ़ रखे हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता था, R0 अल्फा डेल्टा T, R0 अल्फा डेल्टा T, दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और इस चेंज इन टेम्परेचर को आप चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं T2 minus T1, T2 minus T1, where T2 be the final temperature, T1 be the initial temperature। तो आप इस फॉर्मूला जरा देखिए, आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है। तो आपको ये RT हमें मालूम है, ये देखिए 117, R0 यानी इनिशियल रेजिस्टेंस वो भी हमें मालूम है। अच्छा, अल्फा R0 मालूम है, अल्फा ये भी दिया हुआ है 1.70 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस। हम इस T2 minus T1 को देखेंगे तो हमें ये T1 भी हमें मालूम है, T1 की वैल्यू मतलब इनिशियल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वो क्या है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें निकालना क्या है T2। अब इसके बाद आपका मैथमेटिक्स है कि आप RT, R0, अल्फा, T1 सभी के वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके आप T2 के वैल्यू को फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या हुआ यहाँ फॉर्मूला, सिंस RT, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो क्वेश्चन यहीं पर आपसे नहीं बनेगा, और याद है तो आप इससे आगे जा सकते हैं। R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T लिखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा T2 minus T1, T2 minus T1। अभी वैल्यू पुट करते हैं। RT की वैल्यू क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस 170, इनिशियल रेजिस्टेंस 100, फिर R0 की वैल्यू क्या है 100 into अल्फा दैट इज 1.70 10 to the power -4। T2 हमें मालूम नहीं है, T2 minus T1, T1 मतलब इनिशियल, और इनिशियल हमारा वैल्यू क्या है 27.0 डिग्री सेल्सियस।
ये हमारे पास पूरा अरेंजमेंट चला है। अब जहाँ तक सॉल्विंग की बात है, जहाँ तक आप करेंगे इसको, तो 117 में अगर आप 100 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 100 इंटू 1705 100 इंटू 10 to the power -4 दिस इज T2 minus 27 100 कैंसिल 17 से ये 10 बार में कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 10 to the power 1 -4 -3 T2 minus 27 ये इधर भेजेंगे तो 1/10 का पावर -3 ऊपर भेजा 10 to the power 3 T2 minus 27 दिस इज 1000 माइनस से इधर प्लस में आएगा 27 इक्वल्स टू T2 तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है वो 1027 डिग्री सेल्सियस ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से देख सकते हैं और आपको बताया कि आपको सिस्टम फॉर्मूला जो आपको बताया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कैसे होता है, उसका यूज करके इन सभी सिंबल का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए और मीनिंग में जो आपको ये लैंग्वेज दिया हुआ है आप उसको मीनिंग के रिस्पेक्ट में फिर उसके यूनिट्स क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला पुट करके बस सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3.5 जरा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.6। सॉल्विंग का जो पार्ट है वो आपको खुद से करना चाहिए। ओके हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.6। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलता है। ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर, एक स्मॉल करंट एक वायर से पास कर रही है ऑफ लेंथ 15 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर आप इसका सिर्फ L बना सकते हैं सिंबल, लेंथ ऑफ वायर क्या दिया हुआ है 15 मीटर, दिस 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का आप सिंबल A मानते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 6.0 इंटू 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है एंड इट्स रेजिस्टेंस मेजर्ड टू बी 5.0 ओम, R की वैल्यू क्या दी हुई है 5.0 ओम और क्या पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपको रेजिस्टिविटी की सिंबल क्या थी रो, आपको रो की वैल्यू यहाँ पूछी गई। तो अगर आप रो से R से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही इजी है। आपको वायर का लेंथ दिया हुआ है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और जिस मटेरियल का वायर बना हुआ है उस मटेरियल के वायर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करें। तो आपको अगर फॉर्मूला याद आ रहा है तो अच्छी बात है और नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला देखिए R is equals to rho L by A, ये हम फॉर्मूला पढ़े थे इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R A by L, R A by L is equals to रो R, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए R की वैल्यू 5, एरिया की वैल्यू क्या है 6, L की वैल्यू क्या है 15 और ये क्या है रो, तो यहाँ हो जाएगा 2 30/15 रो की वैल्यू 2 और इसकी यूनिट क्या होती है आप निकाल सकते हैं ओम मीटर। तो इसकी वैल्यू यानी कि जिस मटेरियल का वायर बना हुआ है उस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी 2 ओम मीटर। तो ये रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी R इक्वल्स टू रो L बाय A। और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपको साइन दिया वो देखने के बाद हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना अच्छी बात है, तभी बना पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था मैंने लिखा नहीं, जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर था वो है क्वेश्चन नंबर 3.6 और अब जो हम लोग बनाएंगे वो होगा 3.7। ओके ये हो गया 3.6। अब लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.7, जरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी कि R 27.5 की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2.1 ohm 3.7 नंबर।
एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एट 100 डिग्री सेल्सियस जो उसकी वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है 2.7 ओम, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया 2.7। तो ये R27.5 दिया हुआ है, ये R100 दिया हुआ है। देखा जाए तो ये यहाँ से हम बता सकते हैं कि T1 की वैल्यू क्या है 27.5, T2 की वैल्यू क्या है 100। T1 T2 है हमारा क्वेश्चन पर निकालना क्या है यहाँ पर, डिटरमिन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, यानी कि आपको अल्फा के वैल्यू को पूछा गया है। जैसे ही आप इस अल्फा को देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत वो फॉर्मूला आना चाहिए जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा की थी, उसको मिटा भी दिए हैं। RT = R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T, T2 माइनस T1। RT = R0 प्लस R0 अल्फा T2 माइनस T1। ये आपको बस अपने से सॉल्व करना, आपको वैल्यू बता देते हैं। ये RT यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 2.7, R0 यानी कि इनिशियल अल्फा ये हमें निकालना है, और T2 और T1 ये यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पुट करके सॉल्व करेंगे। इसकी जो आंसर होगी वो आपको बताते हैं, ये 0.0039 यानी अल्फा की वैल्यू 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस, यस 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। ये 3.7 तो सॉल्विंग आपको करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग पार्ट आपको खुद से ही करना चाहिए। तो आप इसको ट्राई करेंगे, आंसर को मैच करेंगे, अप्रॉक्स इतना आंसर आना चाहिए। अब हम लोग करेंगे 3.8। का क्वेश्चन क्या बोलता है, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइट्रोम कनेक्टेड टू ए, क्या है नाइट्रोम, कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, यानी कि इसकी भी दी हुई है कितना, किससे कनेक्ट है 230 वोल्ट, आप पूरा लिख सकते हैं 230 वोल्ट। नाइट्रोम जो है वो 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। ड्रॉन एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, इनिशियल करंट क्या दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, which settles after a few second to, कुछ सेकंड बाद करंट क्या हो जाता है स्टडी, मतलब उसके बाद नहीं बदलता, यानी पहले कुछ बदलता है और बाद में स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, यानी कि स्टडी करंट क्या दिया हुआ है 2.8 एम्पियर। ओके, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, यानी आपको फाइनल टेम्परेचर स्टडी टेम्परेचर निकालना है। स्टडी फाइनल हुआ होगा, स्टडी टेम्परेचर आपको निकालना है। स्टडी टेम्परेचर क्या है, द रूम टेम्परेचर इज 27.0 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया हुआ है रूम टेम्परेचर इज 27.0 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइट्रोम, अच्छा इसकी अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा क्या दिया हुआ है 1.70 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को जरा समझना होगा, ये नाइट्रोम मटेरियल का हीटर है, हम लोग हीटर में यूज करते हैं इसको। तो उसकी मटेरियल का जो हीटर है वो 230 वोल्ट सप्लाई से वो हीटर लगा हुआ है, यानी उस हीटर को जो वोल्टेज मिल रही है उसकी सप्लाई की वैल्यू है 230 वोल्ट। मतलब उसमें जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच दिया तो उसमें करंट आएगा। तो इनिशियल करंट आप उसको बोल सकते हैं, ये इनिशियल करंट है, ये T1 है। इनिशियल करंट उसकी वैल्यू है 3.2 एम्पियर, यानी स्टार्टिंग में उसके जो टेम्परेचर की वैल्यू 3.2 एम्पियर है, करंट की वैल्यू T1 नहीं है, ये इनिशियल करंट है, ठीक है। आप इसको इनिशियल करंट I0 बोल सकते हैं इनिशियल। और बाद में जब वो थोड़ी देर बाद गर्म हुआ, थोड़ी देर के बाद, तो उस गर्म होने के बाद उसमें ऑपोजिशन ज़्यादा मिला, उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कम होने के बाद जो हमारा कांस्टेंट करंट, यानी जिसके बाद वो कम होना बंद हो गया, यानी फाइनल करंट, ये हमारा आप इसको क्या मान सकते हैं
I1 या I फाइनल, यानी पहले करंट की वैल्यू थी I0, बाद में करंट की वैल्यू क्या हो गई I1 या फाइनल, वो 2.8 एम्पीयर हो गई। तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के बाद करंट स्टडी हो गई 2.8 एम्पीयर, तो वो फाइनल टेम्परेचर क्या है। आपको चेंजिंग टेम्परेचर नहीं पूछता है, फाइनल टेम्परेचर। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हम लोग जो यूज करते हैं T2 की वैल्यू क्या है, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर। और अब आप इसमें पढ़ेंगे रूम टेम्परेचर, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब ये T1 है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये अल्फा से रिलेटेड, अल्फा की वैल्यू दी हुई है RT = R0 प्लस R0 अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें दिया क्या क्या है, तो हम देखते हैं। इसमें अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, T1 की वैल्यू दी हुई है 27.0, ये T2 हमसे पूछा गया है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, RT और R0 की वैल्यू नहीं है। तो अगर हमें किसी तरह से फाइनल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर पर, रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 27.0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमें मिल जाए, तो फिर इस क्वेश्चन में इन जगह पुट करके हम T2 के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहला फोकस करेंगे कि हम RT और R0 के वैल्यू को कैसे फाइंड करें। तो हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला V = I × R, तो R की वैल्यू V/I। तो अगर आप इनिशियल रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं और फाइनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं, तो V/I, V तो नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन I कौन सा लेना होगा, ये नॉट है, इनिशियल है, आपको ये लेना होगा I0, और यहाँ पर V / I1 यानी फाइनल करंट, स्टडी करंट। तो आप वैल्यू को पुट करेंगे, तो V की वैल्यू क्या है 230, I0 की वैल्यू क्या है 3.2, और ये हो जाएगी 2.30 और इसकी वैल्यू 2.8। सॉल्विंग पार्ट तो आपका होना चाहिए, सॉल्व आप करेंगे। तो इस तरह से आप R0 और RT के वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, आपको RT और R0 भी मिल जाएगा। तो जब ये सारी चीजें हमें मिल गए, RT मिल गया, R0 मिल गया, अल्फा मिल गया, T1 मिल गया, तो हम उस इक्वेशन पुट करके T2 के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये काम जो होगा वो आपका होना चाहिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 3.8 है, और 3.8 का जो आंसर है उसको लिख देते हैं 876 डिग्री सेल्सियस, यानी जो T2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 876 डिग्री सेल्सियस। फिर से मैच कर लेते हैं, यस 867 डिग्री सेल्सियस। तो पुट करना और सॉल्व करना ये हमारा काम नहीं, आप करेंगे, आपका इससे प्रॉफिट है ताकि आपकी सॉल्विंग अच्छी होगी। मेरा काम था आपको ये स्ट्रक्चर बताना और पुट करके सॉल्व करना। तो ये हमारा 3.8 का कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे 3.9, उठा देते हैं। जरा तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। 3.9 हमारे सामने तो पहले ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये ग्राफ आपको कुछ देखा लगेगा, देखिए ये जरूर आपको कुछ याद दिलाता होगा। ये बुक में ग्राफ बना हुआ है, यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, ये भी क्या है 5 ओम, ये इधर में लगा हुआ एक रेजिस्टेंस, दिस इज 10 ओम, और एक लगा हुआ है सेल की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, और इन सभी का नाम दिया हुआ है A B C D। और क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, डिटरमिन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। इसमें जितने ब्रांच हैं सभी में कितने करंट फ्लो हो रहे हैं। इसके लिए आपको किरचॉफ का लॉ, सेकंड लॉ से इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए। तो देखिए इसको बनाते हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से निकला करंट I है। तो आपको बताया था कि किसी भी ग्राफ में अगर आप सर्किट की बात करें तो पूरे के पूरे ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो अगर ये करंट यहाँ I है तो ये पूरा का पूरा ब्रांच जो कि A है, और इधर देखा जाए तो C है, C से A तक सभी में हमारी करंट की वैल्यू I ही होनी चाहिए और होगी। तो ये करंट I चलते चलते यहाँ A के पास आया, और ये A से आने वाले दो हिस्से बढ़ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ।
तो हम मान लेते हैं कि इस I में से I1 का जो हिस्सा है वो नीचे की ओर आया, यानी AD की तरफ चल करके आ रहा है। और तो ऊपर कितना गया होगा, तो यहाँ से अगर ये I यहाँ पहुंचा है, इस I का ही टुकड़ा I1 यदि नीचे की ओर जा रहा है तो ऊपर जाएगा I माइनस I1, ये 10 ओम होते हुए। उसके बाद ये I1 चलता चलते चलता D के पास आया। D के पास आने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर और एक दूसरे रास्ते से। तो इस I1 में से ऊपर मान लिया करंट हमारा गया I2, तो इस रास्ते से करंट कितना गया होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। I1 में से I2 चला गया तो बचा कितना, I1 माइनस I2, जो बचा होगा वही दिशा में जाएगा, I1 माइनस I2। अब यहाँ देखिए, ये करंट यहाँ से चल करके पहुंचा I2, ये करंट यहाँ से चल के पहुंचा I माइनस I1, दोनों B के पास आ गए। अब जाने का इसके पास मात्र एक रास्ता है, तो इन दोनों का सम जाएगा, दैट इज I माइनस I1 प्लस I2। ये B से होते हुए जा रहा है, कहाँ पर, C के पास में, और ये D से होते हुए जा रहा है C के पास में। ये दोनों C के पास हैं, दोनों ऐड हो गए, तो दोनों ऐड हो गए तो क्या होगा, माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल, प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल, बच क्या गया I। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, क्योंकि हम क्या चाहते थे, पूरे ब्रांच में करंट सेम आना चाहिए। यहाँ पर I था और हमने पूरे ग्राफ पे देख लिया, यहाँ पर भी I है। और इसके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, तो आप इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को भी देख सकते हैं। मैंने आपको बैलेंस का कंडीशन बताया था, मगर ये बैलेंस नहीं है। तो ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आपको देखना है कि इसमें वेरिएबल्स टोटल कितने हैं, तो हमें देखना है। तो देखिए, एक वेरिएबल है I, एक वेरिएबल है I1 और एक वेरिएबल है I2। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है 3। तो हमारा अलजेब्रा हमें क्या बोलता है कि जितने वेरिएबल होंगे कम से कम उतना इक्वेशन हमें चाहिए, उतने इक्वेशन से हम वेरिएबल के वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। वो तो सॉल्विंग का पार्ट आपका होगा। तो चलिए हम लोग छोटे छोटे लूप लेते हैं। 3.9 इन लूप को एक लूप ले लीजिए, कैसे डायरेक्शन में, ऐसा ही ले लेते हैं, A B D A, A B D A। तो आपको रूल पता है कैसे कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। अगर नहीं पता है तो आप फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज के पहले जो किरचॉफ रूल बताया था उसमें जाके वीडियो में सीख सकते हैं। तो ये A से जब B की ओर जा रहे हैं तो हमें पहला एलिमेंट मिलता है रजिस्टर, और उस पूरे ब्रांच का करंट कितना है, I माइनस I1। और कैलकुलेशन का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन मैच किया तो पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10, दिस इज I माइनस I। फिर यहाँ से चल करके नीचे की ओर जाते हैं तो ये डायरेक्शन मैच नहीं करता है, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए, 5I2। हम यहाँ पहुंचे और फिर वापस जाते हैं, फिर हमारा डायरेक्शन मैच नहीं किया, तो माइनस दिस इज 5I1, और पूरे का सम क्या हो जाता है 0। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व में आप देख रहे हैं कि 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेके कैंसिल किया, 2I माइनस 2I1 प्लस I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2I1 माइनस I1 माइनस 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ I1 I2। उसी तरह आप कोई और लूप ले लीजिए, जैसे आप चाहें तो ये लूप ले सकते हैं। इन लूप कहीं से भी ले लीजिए, B से लीजिए, B C D B, B C D B। चलिए स्टार्ट करते हैं। B से चलना शुरू किया, डायरेक्शन मैच किया हमारा और करंट का, और ये रहा करंट और ये रहा रेजिस्टेंस 5, दिस इज I माइनस I1 प्लस I2। ये हम पहुंचे C पर, फिर वापस चलेंगे, डायरेक्शन मैच नहीं करना है तो माइनस का साइन, दिस इज 10 I1 माइनस I2, और ये ऊपर गया हो जाएगा प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब फिर हमें इसे सॉल्व करना है। फिर 5 कॉमन निकलता तो क्या बचेगा, I माइनस I1 प्लस I2, ये 2 हो जाएगा, 2I1 माइनस माइनस प्लस 2I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो ये एक ही I है, I1 एक दो जगह है, दैट इज माइनस 3I1, I2 तीन जगह है, 2 3 4 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ I1 I2। मैंने आपको बताया कि कम से कम हमें 3 इक्वेशन चाहिए होगा, तो आपको एक और भी लूप लेना पड़ेगा। तो आप ये लूप ले लेंगे यहाँ से, A B C EMF A। चलिए यहाँ देखते हैं, इन लूप A B C A, A B C A। चलिए इतना स्टार्ट करते हैं।
ए से डी पर जब जाते हैं डायरेक्शन मैच क्या वो रूल आपको पता होना चाहिए। दिस इज 5i1, फिर ये जा रहे हैं, ये भी हमारा डायरेक्शन मैच कर रहा है 10i1 माइनस i2, और फिर ये करंट है I, और लेकिन यहाँ मिलता है हमें वोल्टेज, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, क्या रूल था नेगेटिव लेने का, और प्लस ये करंट I दैट इज 10i इज इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करते हैं तो फिर 5 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा i1 प्लस ये 2 हो जाएगा 2i1 माइनस 2i2 माइनस 2 प्लस 5 2i इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे i पहले ले लीजिए 2i, i1 वाला पार्ट 2 है 3i1 और ये माइनस 2i2 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास तीन इक्वेशन i1 और i2 के रिस्पेक्ट में आ चुके हैं। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स इसको सॉल्व कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप ये इक्वेशन नंबर 2 में ये i का वैल्यू आप i1 i2 के रिस्पेक्ट में निकाल लिए, i की वैल्यू ये आपका करना था ना, मैं फिर बता देता हूँ। i की वैल्यू आपने i1 i2 के रिस्पेक्ट में निकाला और इस दोनों इक्वेशन में i की जगह i1 i2 पुट करके दो इक्वेशन में मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू i1 एंड i2, i हट जाएगा। और जब हमारे पास दो इक्वेशन i1 और i2 के रिस्पेक्ट में आएगा तो फिर दोनों को सॉल्व करके आप i1 i2 के वैल्यू को फाइंड करेंगे और किसी भी इक्वेशन में i1 i2 के वैल्यू पुट करके आप i की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब ये तीनों का तीनों वेरिएबल हमें मिल जाएगा तो आप बड़े आराम से कि AB ब्रांच में, BC ब्रांच में, CD में, AD में या AC में कितने करंट हैं आप उसको बड़े आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स का काम है और आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके जो आंसर हैं आप अपने से ट्राई करेंगे, बुक से कितना आंसर आता है। तो ये आपका 3.9। तो हमारे आज कुछ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, लेकिन उसके पहले आप फिर से सारे फॉर्मूला का रिवीजन कर लीजिए, फिर से जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और एक नए जोश के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।